गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिल के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि व्यक्तिवाद के संबंध में मिल के क्या क्या अपने मत हैं, विचार हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि व्यक्तिवाद होता क्या है। व्यक्तिवाद मूलतः अपने एक फ्रांसीसी शब्द है लासाफेर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है लेट मी अलोन। आप देखिए, मुझे अकेला छोड़ दो, इसका सामान्य हिंदी अर्थ है। अब किससे अकेला छोड़ना है और क्यों इस प्रकार की ये व्यक्तिवाद बात करता है, तो देखिए, ये जो व्यक्तिवाद है नाम से स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा बल देता है। व्यक्ति को सब बंधनों से, सब प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कर दो, उसको हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। उस पर किसी प्रकार की सीमा, किसी प्रकार के प्रतिबंध कुछ भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति है, विवेकशील है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, वो अपने भाग्य का निर्धारण खुद कर सकता है। उसके जीवन में क्या करना है ये व्यक्ति स्वयं कर सकता है। उसको विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों में क्यों डाल दें, और प्रतिबंध डालेंगे तो उसकी स्वतंत्रता हनन होगी, और स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है ये व्यक्ति को सब पता है। छोड़ दो उसको, बिल्कुल अकेला छोड़ दो, बिल्कुल प्रतिबंधित रहित कर दो उसको। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि राज्य के संदर्भ में अगर ये बात करें तो राज्य और सरकार व्यक्ति को स्वयं उन्नति करने के लिए अकेला छोड़ दो। राज्य और सरकार को कहा गया है कि इस व्यक्ति स्वयं जानता है कि मेरा जीवन में क्या उद्देश्य है, मेरा क्या ध्येय है। उसको अपना जीवन में जो प्राप्त करना है उसको करने दो, अकेला छोड़ दो। आप किसी प्रकार का रुकावट, बाधा, सीमा, प्रतिबंध नहीं डालेंगे। ठीक है, यह होता है इसका सामान्य एक शाब्दिक अर्थ। अब ये जो विचार, इस प्रकार के जो विचार हैं, अपन देखते हैं कि यूरोप में लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कब शुरू हुए, जब अतिशासन के दोष पैदा हुए तो इनके दोषों की प्रतिक्रिया शुरू हुई। अब आप देखेंगे कि इस युग में यूरोप में कुछ सरकारें अत्यधिक निरंकुश और अमर्यादित सरकारें स्थापित हुई, निरंकुश और अमर्यादित। यहाँ तक कि ऐसे कानून बने कि निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार का भोजन करेंगे, और जो डेड बॉडी होती है शवों को दफनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहनेंगे। मतलब व्यक्ति के जीवन में इतना हस्तक्षेप कि उस दिन को आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, उस दिन आप ऐसा भोजन करेंगे। कोई अगर किसी की मृत्यु होती है तो फिर आप उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। मतलब हर एक मामलों में दखल अंदाजी, व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में भी दखल अंदाजी राज्य की बढ़ने लगी, और ये इतनी निरंकुश अमर्यादित सत्ता हो गई कि लोग परेशान हो चुके थे। और इस प्रकार की सर्वाधिकारी वादिता के विरुद्ध में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया तो होनी है, स्वाभाविक है। कब तक आप इस डर खौफ के साए में रखोगे, और जितना दबा के रहोगे तो हो सकता है उस जनता का उसके प्रति और भी रुष्ट भावना, और जो एक अंदर ही अंदर जो विद्रोह और क्रांति की जो भावना उमड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी ये देर सवेर क्रांति का बीज फूटने वाला ही है। तो आप देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति जो हुई उसमें बड़े बड़े उद्यमी, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, इन्होंने स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा प्रकट की। मुझे क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कहाँ बेचना है, मैं राज्य को क्यों पूछूं, राज्य हस्तक्षेप क्यों करे।
और जो भी प्रतिभा संपन्न बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो अपने विचार, अभिव्यक्ति, लेखन सब मामलों में अपने स्वतंत्र कार्य करने के बिल्कुल इच्छुक थे तथा राज्य के द्वारा किसी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आवाज उठाई कि हम स्वतंत्र कार्य करेंगे और राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को हम समाप्त करेंगे। आप देखते हैं इस दौरान एडम स्मिथ, माल्थस, रिकॉर्ड, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे खूब विचारक आए और इस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया, व्यक्ति के स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा बल दिया कि व्यक्ति पर कम से कम बिल्कुल न्यून प्रतिबंध होनी चाहिए, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यक्तिवादी विचारधारा मैंने आपको स्पष्ट किया कि इस फलस्वरूप आई। अब मिल महोदय क्या कहते हैं? मिल कहते हैं इस व्यक्तिवादी विचारधारा या व्यक्तिवाद संबंधी विचार में कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब सोचो आप, आवश्यक बुराई तो मतलब गलत होता है, बुरा होता है, और आवश्यक मतलब और भी जबरदस्त तरीके से बुरा होता है, तो फिर इसको रखा क्यों? क्या जरूरत है राज्य को समाप्त करना चाहिए। फिर देखो रखना भी है, लेकिन किस वजह से? देखो व्यक्तिवादियों के अनुसार मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की आधारभूत बुराइयों के कारण हम ये मानते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा ये मानती है कि मानव स्वभाव, हमारा जो मानव स्वभाव है उसमें कुछ ऐसे निजी स्वार्थ होते हैं, कुछ स्वार्थ हैं और संघर्ष की आधारभूत बुराइयां उसमें विद्यमान है। इसलिए राज्य एक विकार होते हुए भी जरूरी है। राज्य एक विकृति, एक विकार होते हुए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य अपने निजी स्वार्थों पर केंद्रित होकर अगले की स्वतंत्रता का हनन करें, अगले की स्वतंत्रता में दखलंदाजी करें, तो कौन रोकेगा? राज्य रोकेगा। इस वजह से ही राज्य के अस्तित्व को ये मतलब रखने के लिए अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर निहित स्वार्थ और संघर्ष की जो उसमें विशेषता और जो बुराई पाई जाती है, इसके कारण ही राज्य का बना रहना जरूरी है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई संस्था होनी चाहिए। राज्य मानव की अपरिपक्वता का द्योतक है। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि राज्य बुराई होते भी राज्य कुछ मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में उसका रखना जरूरी है। ठीक है, व्यक्तिवादी राज्य को एक चिरस्थायी या आदर्श संस्था के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, वरन उनके अनुसार राज्य आवश्यक होते हुए भी एक दुर्गुण है। राज्य का अस्तित्व उसी भांति आवश्यक है जिस प्रकार युद्ध एक विकार होते हुए भी आवश्यक है। समझेंगे आप कि एक जिस प्रकार से आदर्श राज्य, कल्याणकारी राज्य की जो बातें होती हैं, जिसमें राज्य को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है, ऐसा व्यक्तिवादी विचार स्वीकार नहीं करते। व्यक्तिवादी कहते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध फिर करना मजबूरी होता है हर राज्य की सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से राज्य का अस्तित्व भी उसी भांति आवश्यक है। समझ गए? तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि राज्य, युद्ध, सुरक्षा, पुलिस, कानून व्यवस्था और जो व्यक्ति निहित स्वार्थों पर केंद्रित होकर किसी प्रकार का कोई भी समाज विरोधी कदम उठाता है, तो फिर ऐसों को संतुलित करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही राज्य आवश्यक है, और राज्य का कोई जरूरत नहीं है और सब कुछ व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ठीक है, अगला जो मिल कहते हैं कि व्यक्तिवादी राज्य के जो उद्देश्य या फिर व्यक्तिवादी राज्य का जो उद्देश्य है वो पूर्ति का साधन मात्र मानते हैं। देखिए, इनकी ये धारणा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य है ना, उसका अस्तित्व केवल व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है, राज्य व्यक्ति के लिए बना है। ध्यान रखना, राज्य व्यक्ति के लिए बना है, लेकिन व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है। व्यक्तिवादी राज्य को केवल एक साधन मात्र मानते हैं। मात्र क्या मानते हैं? साधन राज्य को। उनके अनुसार मानव जीवन राज्य का परिणाम नहीं, वरन राज्य की स्थापना और मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसलिए स्पेंसर कहते थे कि राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा और कल्याण है।
ये राज्य को व्यक्ति का समूह मात्र मानते हैं और व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति है। बस इसके लिए ही राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। ध्यान रखना, एक अराजकतावादी होते हैं। अराजकतावादी राज्य को बिल्कुल समूल नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिवादी है वो राज्य को समूल नष्ट नहीं करना चाहते, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि अराजकतावादी अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला है मिल का व्यक्तिवाद के संबंध में कि व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता, किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार का उस पर उसकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते, इस पर अपना पूरा पूरा बल देते हैं। आप देखिए, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। व्यक्ति के अंदर इतनी सोच समझ सूझबूझ होती है कि वो अपना अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कर सकता है। अपना हित वो अच्छे ढंग से सर्वोच्च तरीके से ढूंढ सकता है और उसके बारे में अच्छा निर्णायक हो सकता है। और व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। व्यक्तिवाद राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में कि क्या करना है ये व्यक्ति स्वयं सोचेगा, राज्य नहीं हस्तक्षेप करेगा, राज्य ये नहीं कहेगा ये करो वो करो, नहीं, ये व्यक्ति तय करेगा मुझे क्या करना है। राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता समझौते की स्वतंत्रता तथा बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत को पूरी मान्यता देता है। इसलिए ये पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर माना जाता है व्यक्तिवादी विचारधारा। चौथा है व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य की हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा और वृद्धि नहीं होती, वरन उसका लोप होता है। जितना राज्य के द्वारा हस्तक्षेप होगा उतनी ही स्वतंत्रता कम होगी, सीमित होगी, लोप होगी, स्वतंत्रता समाप्ति ओर बढ़ेगी। इसके लिए ये कहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र सकारात्मक अपेक्षा नकारात्मक होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद का आदर्श एक पुलिस राज्य है, न कि जन कल्याणकारी राज्य। नकारात्मक मतलब कुछ गिने चुने 2-4 काम है वो ही राज्य करेगा, शेष सभी कार्य व्यक्ति स्वयं करेगा। इसलिए इन्होंने बताया कि ये कोई राज्य जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है, बल्कि पुलिस राज्य, और पुलिस राज्य का उद्देश्य होता है केवल सुरक्षा करना, सुरक्षा शांति बनाए रखना और कुछ नहीं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसलिए पुलिस स्टेट के रूप में व्यक्तिवादी इसको स्वीकार करते हैं। आई बात समझ में? तो ये महत्वपूर्ण है इनकी व्यक्तिवाद के संबंध में कि एक तो सबसे पहले ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। दूसरा, व्यक्तिवादी राज्य का उद्देश्य पूर्ति का केवल साधन मात्र मानते हैं। ये व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है और राज्य को केवल सकारात्मक अर्थात जन कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रकट न करके केवल एक पुलिस राज्य के रूप में स्पष्ट करते हैं, अर्थात निषेधात्मक नकारात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। आई बात समझ में? अब इन्होंने ये भी बताया कि जो राज्य होता है, व्यक्तिवादी विचारक होने के नाते मिल स्पष्ट कहते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार से। देखो, राज्य व्यक्ति को अकेला रहने का अधिकतम अवसर दे, इनका मत ये है। उसको अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जो करेगा वो सही करेगा। इनका मत है कि यदि मानव श्रेष्ठ होता तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मानव स्वभाव जीवन में विद्यमान नींद, स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। वरना राज्य को हम नहीं रखते, लेकिन मनुष्य में कुछ कमियां हैं, उनके निजी स्वार्थ जब हावी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पर उनको नियंत्रण रखने के लिए राज्य आवश्यक है। इनके अनुसार राज्य एक बुरी संस्था है, किंतु मानव जीवन की कुप्रवृत्तियों को नियंत्रण रखने के लिए और आवश्यकता होने के कारण इसे आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसलिए व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र अधिक से अधिक सीमित कर दिया जाए। ज़्यादा विस्तार की बात नहीं करें, सीमित, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीमित करो। ठीक है, तभी व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव में नहीं पल सकती। प्रतिबंध होनी नहीं चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। प्रतिबंध होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए। फिर भी उन्होंने बताया कि राज्य क्या क्या कर सकता है। तो राज्य तो बाह्य आक्रमण से रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, चोरी डकैती से संपत्ति की रक्षा करेगा, व्यक्ति द्वारा किए गए वैद्य समझौतों को लागू करेगा, असहाय असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करेगा, संक्रामक रोगों और आपदाओं से रक्षा करेगा।
इस प्रकार से उन्होंने राज्य के कार्य क्षेत्र में जो जरूरी है उन्हीं को बताया है और किसी प्रकार से उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, अब इसका इस व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन मिल किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने नैतिक आधार पर समर्थन किया है। वो कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र और शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास करना है। मनुष्य अपने जीवन में क्या करना चाहता है, अपने लक्ष्यों के फलस्वरूप अपने चरित्र और शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास करना चाहता है। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का आंतरिक पहलू है और यह तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता और प्रतियोगिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, और ये तब होगा जब राज्य सीमित होगा। ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हो कि नैतिक आधार पर मिल बहुत इसका जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर भी ये सब विचार देने के बाद भी इसकी जो आलोचना है व्यक्तिवाद की, वो भी काफ़ी विचार करते हैं। व्यक्तिवादी की आलोचना के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्तिवाद एक आवश्यक बुराई के रूप में राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता है, तो पहली आलोचना यही से शुरुआत होती है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। देखो, ये कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि भाई राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, ये एक सकारात्मक अच्छाई है। राज्य के विकास मानव स्वभाव और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के कारण हुआ है। यदि राज्य आवश्यक बुराई होता तो राज्य कभी क्या समाप्त हो जाता। इसलिए अरस्तु कहते थे कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। बर्क भी ये कहते हैं कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, सारी कला में साझेदारी है, सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है। और इस प्रकार जब राज्य अपन देखते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा, जहाँ कहीं भी देखते हैं तो राज्य के लिए ही सब संघर्ष होते हैं, राज्य की स्थापना पर सब कुछ करते हैं। तो आप कोई बुराई के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हो? और राज्य आज देखते हैं कि जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, सब अपने सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ती? इसलिए ये पूर्णतः हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, राज्य का कार्य और मानव स्वतंत्रता जो आप विरोधी मानते हो, जबकि ऐसा विरोधी नहीं है, ये किसी प्रकार से विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अब आप देखो, सिंपल सी बात है कि नियंत्रण के अभाव में स्वतंत्रता नहीं रह सकती, वो उपभोग के अनुकूल नहीं रह सकती, क्योंकि फिर अगर स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदतावाद में बदल जाती है, तानाशाही में बदल जाती है। और सभी नियंत्रण दुर्गुण भी नहीं होते हैं। स्वतंत्रता का उपभोग बनाने के लिए आवश्यक है कि कुछ प्रतिबंध डाले जाएं, इसलिए ये बात भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगला उन्होंने बताया कि मानवीय कार्यों का आत्म विषय और पर विषय का विभाजन अव्यवहारिक और अनुचित। जिस प्रकार से मैंने आपको कल स्पष्ट स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट किया था कि कुछ स्व विषयक और कुछ पर विषयक जो कार्य होते हैं और वे जो उन्होंने बताए हैं मिल ने, इसका भी आलोचक कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल अव्यवहारिक और अनुचित है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में अपना जीवन यापन करता है, जन्म से मृत्यु तक सब कुछ समाज में अपनी गतिविधियां संचालित करता है। व्यक्ति के ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका असर समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से नहीं पड़ता हो, तो फिर क्या स्व विषयक और पर विषयक, क्यों फालतू की इस प्रकार की शब्दावलियों की जटिलता ला रहे हो? कोई मतलब भी नहीं। जब समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, हर कार्य का प्रभाव उसके व्यक्ति के हर कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है, तो फिर स्व विषयक और पर विषयक इस प्रकार कार्य स्वतंत्र को बांटना भी एक प्रकार से अनुचित है। और दूसरा, समाज के संबंध में जो उनकी दृष्टिकोण है वो भी त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिवादी समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह मानते हैं जो प्रकृति से स्वतंत्र, स्वयं से परिपूर्ण, सभी गुणों, शक्ति, अधिकार से संपन्न होते हैं, जो कि गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता इतना, क्योंकि व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के अधीन है, इसलिए इस प्रकार से आप मानना ये भी बिल्कुल नहीं होता है। अगला उन्होंने ये तर्क दिया है आलोचकों ने कि मनुष्य सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक भी नहीं होता। ये जरूरी है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति ये जाने कि मेरा हित क्या है, नहीं होता है। कई प्रकार की उसकी परिस्थितियाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियाँ होती हैं, उसके अनुकूल फिर अपने हिसाब से समाज में सब लोगों के साथ मिलकर सब कुछ अपना हित साधता है, तो फिर ये अकेला माना ना, फिर ये कोई उपयुक्त नहीं बैठता। दूसरा, इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने वैज्ञानिक तर्क दिए हैं वो भी असंगत और अमानवीय, क्योंकि पशु जगत के नियमों को मानव जगत पर लागू करना ये उचित नहीं है, गलत है। और राज्य की अयोग्यता के जो तर्क है वो भी असत्य है। व्यक्तिवादी को इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य भूतकाल में सदैव ही असफल रहा है।
व्यक्तिवादी ये भूल जाते हैं कि राज्य की असफलता का अंतिम उत्तरदायित्व व्यक्तियों पर ही होता है। अब देखते हैं कि राज्य असफल होता है, लेकिन सोचो आप, राज्य असफल होता क्यों होता है? राज्य तो एक अमूर्त है, व्यक्ति मूर्त है, तो राज्य में काम करने वाले कौन है? व्यक्ति है। तो बात एक तरफ जब आप व्यक्ति पर बल देते हैं तो व्यक्ति ही राज्य का संचालन कर रहे हैं, तो जब राज्य व्यक्ति के द्वारा ही राज्य असफल होता है तो बात तो घुमा फिरा के जब व्यक्ति पर आती है तो फिर आप किस पर बल दे रहे हो, समझ में नहीं आता है। राज्य को असफल करने वाले व्यक्ति है, राज्य को सफल करने वाले व्यक्ति है, और व्यक्तिवादी होने के नाते जब आप व्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता में बल देते हो तो फिर आप व्यक्ति के द्वारा ही असफल होता है, तो फिर किसको आप ये इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप होता है, कुछ समझ सबसे परे है। ये भी एक प्रकार की आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने इनकी आलोचना की। ये हमने आज देखा मिल के व्यक्तिवाद के समय में प्रमुख विचारों।